हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइव आ जाओ और सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि सर यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल बच्चों के लिए हो जाता है। तो जल्दी से आ जाइए और सेशन को फटाफट से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे के सारे बच्चे। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी होता है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट सर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन यहां पर कंट्री लेवल के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तब ट्रांजैक्शंस की बात होती है। और जनरली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते टाइम पर जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के रेफरेंस के लिए या फिर दूसरे कंट्रीज के रेफरेंस के थ्रू, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरली अगर मैं बात करता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करेंट अकाउंट, एक होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसको कि ORA बोलते हैं। और फिर बात करेंगे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाता है, और अगर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन अगर है तो उसको कैसे अवॉइड किया जाता है, जिसको कि हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, यानी कि BOP डेफिसिट और BOP सरप्लस की बात यहां पर की जाएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता क्या है, दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या बोलते हैं सर, देखिए कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट। क्या है ये? एक स्टेटमेंट है। किसकी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। किसकी है? स्टेटमेंट है किसकी? अकाउंट्स की। जो क्या दिखाता है, इसके अंदर सबसे पहली बात आएगी कि इसके अंदर सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है, उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोल लीजिए या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोल लीजिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक का मतलब हुआ कि सर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, जब लेन देन किसके अंदर होता है बेटा? मनी के अंदर लेन देन होता है। तो सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। किसकी? एक कंट्री की। किसके साथ रिकॉर्ड किया जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, राइट। तो यानी कि एक कंट्री के द्वारा जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की जा रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर होता है। और यहां पर अगर बात की जाए तो ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जनरली इसकी बात की जाती है। और अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर भी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो कब से 01 से लेकर 31/3 तक जनरली क्या होती है, रिकॉर्ड की जाती है। इसीलिए ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। और जहां पर भी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा? फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है, तो आप बोलेंगे ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। और यहां पर क्या बोलता है, देखिए जनरली 1 ईयर, एक साल के जितने भी, एक साल के अंदर जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एक कंट्री के द्वारा की गई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर क्या होती है, रिकॉर्ड की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ट्रांजैक्शंस, राइट। वो ट्रांजैक्शन एक इंडिविजुअल के द्वारा हो सकती है, वो ट्रांजैक्शन फर्म्स के द्वारा हो सकती है, या फिर वो ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा की जाती है। यानी कि गवर्नमेंट भी अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है और गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है इसके अंदर। तो हम लोगों ने क्या समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट सर कुछ भी नहीं है, एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के अंदर सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को एक कंट्री की रिकॉर्ड किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जनरली अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बात होती है एक साल की, और एक साल की अगर बात इसके अंदर हो रही है, इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है।
यहां पर इंडिविजुअल्स की बात की जाती है, यानी कि एक कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्म्स की बात इसके अंदर की जाएगी, फर्म्स के द्वारा जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी के कंट्री के द्वारा जितने भी ट्रांजैक्शन की जाएगी उन ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो हमें यह समझना जरूरी है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब होता क्या है। अगर मैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है क्या। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा इसका मतलब कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। तो यहां पर किसकी बात होगी, तो सबसे पहले बात होगी इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, यानी कि हम कंट्रियों के साथ क्या करते हैं, या तो एक्सपोर्ट करते हैं या तो वहां से सामान इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और क्या बोला जाता है, कहता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट लैंग्वेज इट इज कॉल्ड मर्केंडाइज और विजिबल ट्रेड। इसको क्या बोला जाता है, मर्केंडाइज ट्रेड या फिर विजिबल ट्रेड भी बोला जाता है। अच्छा, मर्केंडाइज ट्रेड का मतलब क्या हुआ, गुड्स का ट्रेड होना। और विजिबल ट्रेड इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर हम जनरली देख सकते हैं जब एक गुड्स को अगर कहीं से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो ट्रांसफर जो है बहुत आसानी से देखा जा सकता है, यानी कि उस गुड्स को बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है कि वो गुड्स जो है बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके दूसरी कंट्री के अंदर जा रही है। अब ऐसा क्यों है, अब समझते हैं इसका रीजन, इसको मर्केंडाइज ट्रेड क्यों बोलते हैं या फिर विजिबल ट्रेड क्यों बोलते हैं। तो इसका रीजन क्या है, कहता है बिकॉज गुड्स आर विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर्स, क्योंकि गुड्स जो है वो विजिबल है और गुड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या करते हुए, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए। और आगे क्या कहता है, सेकंड बात इसके अंदर क्या रिकॉर्ड की जाती है, दूसरा इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब जरूरी थोड़ी एक कंट्री से हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को परचेज करें, हो सकता है हम किसी कंट्री से सर्विसेज को भी परचेज कर रहे हैं, है ना, या फिर एक कंट्री के द्वारा सर्विसेज जो है वो दूसरी कंट्री को दी जा रही है। तो दोनों चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो, दोनों को ही रिकॉर्ड करने का काम इसके अंदर किया जाता है। तो गुड्स और सर्विसेज के रिकॉर्ड को हम लोग जनरली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, राइट। और जब हम गुड्स और अगर जब हम गुड्स की बात करते हैं तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, मर्केंडाइज ट्रेड बोला, या फिर उसको हम लोगों ने क्या बोला, विजिबल ट्रेड बोला। लेकिन वहीं पर अगर बात की जा रही है सर्विसेज की, और सर्विसेज कैसी होती है बेटा, इनविजिबल होती है, इसीलिए उसको इनविजिबल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए क्या बोला गया, कहता है इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड, इसको क्या बोला जाता है, इनविजिबल ट्रेड बोला जाता है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज सर्विसेज आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर्स, क्योंकि सर्विसेज जो है वो विजिबल नहीं है जब वो बॉर्डर्स को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, राइट। इसीलिए बोला गया कि सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, सर्विसेज को हमारे द्वारा देखा नहीं जाता है। और तीसरा क्या कहता है, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। और तीसरा क्या रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर, इंटरनेशनल सेल या फिर परचेज होता है एसेट्स का, तो उनको भी रिकॉर्ड करने का काम या फिर उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है इसी के अंदर। दिस एसेट्स इंक्लूड स्टॉक्स एंड बॉन्ड। अब इंटरनेशनल ट्रेड किस चीज का होगा, या तो स्टॉक्स का होगा, स्टॉक्स का मतलब क्या हो बेटा, शेयर्स, किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री के अंदर जाकर शेयर्स को या फिर बॉन्ड्स को क्या किया गया, परचेज किया गया, तो उनको भी रिकॉर्ड करने का काम इसके अंदर किया जाता है। और फोर्थ इसके अंदर रिकॉर्ड होता है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ द रियल एसेट्स, यानी कि प्रॉपर्टीज वगैरह, रियल एसेट्स को भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। और रियल एसेट्स का मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज की जा रही है तो प्लांट एंड मशीनरी के परचेज को भी रिकॉर्ड किया जाएगा किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो हम लोगों ने क्या समझा कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है सर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जनरली हम लोग क्या रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एक कंट्री की बाकी सारे वर्ल्ड के साथ में। इसके अंदर हम लोग विजिबल ट्रेड की बात भी करते हैं, इसके अंदर हम लोग इनविजिबल ट्रेड की बात भी करते हैं, इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहे स्टॉक्स के अंदर हो, चाहे बॉन्ड्स के अंदर हो, या फिर इन्वेस्टमेंट चाहे रियल एसेट के अंदर हो, किसी भी नेचर की इन्वेस्टमेंट हो, उन इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और उनको रिकॉर्ड करने का काम इसके अंदर किया जाता है, राइट। तो उसकी बात भी इसके अंदर क्या है, की जाती है। तो क्या क्या बोलता है, देयर इज एन इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये हम लोग जानते हैं। अगर मैं किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करता हूं, दो चीजें बेटा, या तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा या तो मैं इंपोर्ट करूंगा। और जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज होंगे, यानी कि फॉरेन रिजर्व हमारी कंट्री के अंदर आएगा। तो इसलिए बोला गया, कहता है देयर इज एन इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। कहां तक, कंट्री के अंदर इनफ्लो होता है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, जब हमारे द्वारा क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स को और सर्विसेज को।
और दूसरी चीज, जब कोई फॉरेनर हमारी कंट्री के अंदर आकर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो हमारे रियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। और जनरली अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है, उस जो इन्वेस्ट करते हैं उनको FII बोला जाता है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। और जनरली दो तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है, एक FPI और दूसरा FDI। FPI की अगर मैं बात करता हूं तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और अगर मैं FDI की बात करता हूं तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम जनरली फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, या फिर बाहर से जो पर्सन हमारे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बाहर से पर्सन अगर हमारे शेयर्स या फिर बॉन्ड्स के अंदर क्या करता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं FDI, तो FDI के अंदर बेसिकली ओनरशिप की बात की जाती है, स्टेक को ओन करने की बात की जाती है। तो यहां पर क्या बोला गया, लाइकवाइज देयर इज एन आउटफ्लो। उसी तरह से जिस तरह से अगर मैं क्या करता हूं बेटा, एक्सपोर्ट करता हूं गुड्स या फिर सर्विसेज का, तो क्या होता है हमारे पास इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। क्या होता है, इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो इंपोर्ट करते टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, यानी कि एक कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर जाएगी। तो क्या बोला गया, देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, आउटफ्लो होगा when we import goods and services or when our resident invest in the financial or real asset of the other country। जब हमारा कोई रेजिडेंट जो है, जब हमारा कोई रेजिडेंट किसी और कंट्री के अंदर पैसे को क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर यहां से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। वही बात यहां पर बोली गई है। आगे क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। रिसीट और पेमेंट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि अगर पैसा आ रहा है तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों ही चीजों को क्या किया जाता है, इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, रिसीट्स की बात करता हूं तो रिसीट क्या, इनकम है, और इनकम है इसलिए क्रेडिट आइटम है, राइट। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि आपके पास क्या है, एक बैंक अकाउंट है, आपके पास जब भी पैसा आता है तो आप अकाउंट के अंदर क्या आता है, एक मैसेज पॉपअप होता है, और मैसेज में क्या लिखा हुआ आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ, राइट। तो सेम सेंस में जब हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने की वजह से क्या हुआ, पैसा आया, और पैसा आने की वजह से उसको कहां दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। किस साइड पे दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में। सेम सेंस पर अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा तो पैसा क्या होगा, डेबिट होगा, तो उसको कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड पे। तो एक्सपोर्ट को कहां पे दिखाया जाता है, एक्सपोर्ट को दिखाया जाता है क्रेडिट साइड पे, और अगर इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट को दिखाया जाता है डेबिट साइड पे। तो क्या बोला गया, रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट आइटम। अगर रिसीट है तो उसको क्रेडिट आइटम के तौर पर दिखाया जाएगा, और वहीं पर अगर पेमेंट की बात की जा रही है तो पेमेंट को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। कहां पर दिखाया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया जाता है। The balance of payment account thus prepared reflect performance of our economy in relation to the rest of the world। यानी कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करूं और आपसे कभी पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बेसिकली शो क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जनरली शो करता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, यानी कि हमारी कंट्री जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उस परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर जनरली क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो क्या बोला गया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो क्या बोलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट्स आते हैं, और वो कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि हमारे पास करंट अकाउंट आता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट आता है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। यानी कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखा जाए तो उसके अंदर तीन अकाउंट आएंगे, एक हमारे पास करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, और एक हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आता है। अब इन तीनों अकाउंट्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि इन तीनों अकाउंट्स के अंदर जनरली किस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है, किसको कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं डिस्कस करता हूं तो क्या कहता है, फॉलोइंग्स आर दी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। और अगर मैं करंट अकाउंट की सबसे पहले बात करूं तो करंट अकाउंट के अंदर किसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहां पर क्या बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो करंट अकाउंट के अंदर जनरली हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से ना तो एसेट जनरेट होता है, ना ही लायबिलिटीज के ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ता है।
यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शंस की वजह से ना तो किसी भी कंट्री के अंदर एसेट का जनरेशन हो, ना ही कंट्री की लायबिलिटी इंक्रीज हो। उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लो मैं किसी कंट्री से पैसे को बोरो करता हूं, किसी कंट्री से मेरे द्वारा पैसे को क्या किया जाता है, बोरो किया जाता है, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट या फिर इंडियन इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है बाहर से बोरो किया जाता है। अगर बाहर से पैसा उठाया जाएगा तो उस बाहर से पैसा उठाने की वजह से क्या होगा, हमारे पास रिसीट तो होगी, हमारे पास पैसा तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी लायबिलिटीज भी जनरेट हो जाएगी। यानी कि कल को अगर मुझे उस पर्सन को यानी या फिर उस कंट्री के अंदर जब मुझे पेमेंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो भी पे करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें वहां पर देखनी पड़ती हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो करंट अकाउंट के अंदर जनरली हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या फिर हमारे द्वारा उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात की जाती है जिसकी वजह से ना ही एसेट जनरेट होता है ना ही लायबिलिटी जनरेट होती है। तो क्या बोला जाता है कि करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन, यानी कि उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात की जाएगी जिसकी वजह से ना तो हमारी एसेट और लायबिलिटी स्टेटस जो है ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा एक कंट्री का, अगर मैं बात करता हूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। कहने का मतलब क्या है, इसको आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। यानी कि यहां पर मान लो बेटा इंडिया है और यहां पर मान लो बेटा हमारा क्या है, यूएसए है। अगर मैं यूएसए के साथ क्या करता हूं बेटा, इंपोर्ट करता हूं या फिर एक्सपोर्ट करता हूं, और अगर इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की वजह से इंडिया अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है तो इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से क्या उसकी एसेट और लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, यह क्वेश्चन है। अगर एसेट और लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता हुआ आप लोगों को नजर आए, इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। वो कहां रिकॉर्ड होगी, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो मैं किसी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करता हूं, तो गुड्स को इंपोर्ट करने की वजह से क्या मेरे एसेट या फिर लायबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं किसी कंट्री से बोरोइंग करता हूं, पैसा उधार लेकर आता हूं, तो पैसा उधार लेकर आने की वजह से मेरी लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वहां पर मेरी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो ट्रांजेक्शन हमारी करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगी। तो क्या बोला जाता है, लायबिलिटीज और एसेट ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नाइदर रेज्ड नॉर रिड्यूस्ड। यानी कि सिंपल सी सेंस में आप समझिए कि करंट अकाउंट की जब भी बात होगी तो करंट अकाउंट के अंदर ना ही एसेट बढ़ना चाहिए ना ही लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट होनी चाहिए, राइट। किसके संदर्भ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संदर्भ में। और क्या बोला जाता है, इन द अदर वर्ड्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट गिव राइज टू द फ्यूचर क्लेम। यानी कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से किसी भी तरह का फ्यूचर लायबिलिटी, फ्यूचर क्लेम जो है वो जनरेट नहीं होगा। अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं, राइट, अगर मैं इसके अंदर कंपोनेंट की बात करूं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और क्या क्या चीजें जनरली आती है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रिंसिपल आइटम या फिर कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अंडर, वो इस तरह से है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर किसकी बात की जाएगी, तो सबसे पहले बात की जाएगी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो एक्सपोर्ट को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एक्स से। और अगर इंपोर्ट की बात करता हूं तो इंपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा किससे, एम से। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारे यहां से गुड्स को क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना। और जब गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इसका मतलब ये कैसा ट्रेड है, ये विजिबल ट्रेड है, या फिर इसको मर्केंडाइज ट्रेड भी बोला जाता है। और ये जो अकाउंट होता है इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बोला जाता है। कौन सा अकाउंट बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बोला जाता है। तो सबसे पहले बात की जाती है किसकी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इज ट्रीटेड एज मर्केंडाइज और विजिबल ट्रेड। इसको क्या बोला जाता है, या तो मर्केंडाइज या फिर विजिबल ट्रेड, दोनों नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको विजिबल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। और विजिबल ट्रेड के नाम से क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, टेंजिबल गुड्स को एक्सचेंज करते हुए देखा जा सकता है, या फिर टेंजिबल गुड्स को बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है कि ये गुड्स जो है वो बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री के अंदर जा रही है। लेकिन सर्विसेज के अंदर ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि जब सर्विसेज की बात होती है तो सर्विसेज क्या होती है बेटा, सेवाएं होती है, इंटेंजिबल होती हैं। और जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर किसी भी तरह की सर्विसेज दे रही है, जैसे कि इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, राइट, तो वहां पर आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि फिजिकली कोई गुड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रही है।
तो यही बात यहां पर बोली गई। तो क्या बोला जाता है, कहता है दिस इज अ विजिबल ट्रेड। ये कैसा ट्रेड है, विजिबल ट्रेड है, बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल। गुड्स कैसी है बेटा, टेंजिबल है, मटेरियल है, एंड देयरफॉर उन्हें देखा जा सकता है बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, या फिर उन्हें देखा जा सकता है कि वो बॉर्डर को क्या कर रही है, क्रॉस करके दूसरी कंट्री के अंदर जा रही है। और एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बात होगी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ द सेलुलर फोन्स कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। अगर मान लो इंडिया चाइना से क्या करता है, सेलुलर फोन्स को क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो यहां पर ये जो सेलुलर फोन्स है ये हमें एक्सपोर्ट होते हुए या फिर इंपोर्ट हुए दिखेंगे, है ना, क्योंकि फिजिकल गुड्स है। और फिजिकल गुड्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उनका इनफ्लो या फिर आउटफ्लो जो है वो आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन सर्विसेज के केस के अंदर उसको देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स को क्या किया जाता है, इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर रिकॉर्ड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड। और इनविजिबल ट्रेड को भी करंट अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शंस की वजह से किसी भी तरह की ना तो एसेट के अंदर इंक्रीमेंट होता है, ना ही कंट्री की लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट होता है। मर्केंडाइज की वजह से भी एसेट और लायबिलिटी के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सर्विसेज की वजह से भी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो क्या बोला गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड। इसको क्या बोला जाता है, इनविजिबल ट्रेड बोला जाता है। और ऐसा इसलिए है, कहता है दिस इज बिकॉज सर्विसेज जो होती है वो क्या होती है, नॉट टेंजिबल होती है, यानी कि इनटेंजिबल होती है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। इसलिए हम देख नहीं सकते हैं उसको बॉर्डर क्रॉस करते हुए। एग्जाम्पल के तौर पर, इंश्योरेंस सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड अक्रॉस द बॉर्डर कैन नॉट बी सीन एज क्रॉसिंग द बॉर्डर। यानी कि सेवाएं अगर दी जा रही है, सर्विसेज अगर दी जा रही हैं, तो सर्विसेज बॉर्डर क्रॉस कर जा रही हैं, तो वो हमारे द्वारा देखा नहीं जा सकता है उन सर्विसेज को रेंडर करते हुए। आगे क्या कहता है, सर्विसेज आर फर्दर क्लासिफाइड है, सर्विसेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा दी जाती हैं, और नॉन फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के अलावा होती हैं। तो सिंपल सी सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी सर्विसेज है, सर्विसेज दो तरह की होती है, एक फैक्टर सर्विसेज है और एक हमारे पास क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज है। दो नेचर की सर्विसेज है। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं तो फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है। अगर बात करूं कि फैक्टर सर्विसेज नॉन फैक्टर सर्विसेज से किस तरह से डिफरेंशिएट करती है, तो क्या बोला गया कि अगर मैं फैक्टर सर्विसेज की बात करता हूं तो फैक्टर सर्विसेज की वजह से क्या अराइज होगा, फैक्टर पेमेंट अराइज होगा। और ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी नेशनल इनकम टॉपिक के अंदर, जहां पर हम लोगों ने फैक्टर सर्विसेज के बारे में जाना, फैक्टर पेमेंट के बारे में जाना, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट क्या क्या हो सकते हैं, या फिर फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या क्या है वो समझा हम लोगों ने। जनरली हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर के बदले में हमें क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और वहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये डिफरेंस है। तो क्या बोला गया, फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसकी वजह से फैक्टर पेमेंट होती है या फिर फैक्टर इनकम अराइज होती है। और अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द फैक्टर इनकम्स आर स्प्लिट एज। तो अगर मैं फैक्टर इनकम की बात करूं तो फैक्टर इनकम को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात की जाती है इन्वेस्टमेंट इनकम की, और दूसरी बात की जाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। यानी कि बात की जाए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तो 4 है, तो 3 को एक साइड रख दिया और कंपनसेशन वाले पोर्शन को एक जगह रख दिया। लेबर के बदले वेजेस मिलती है तो उस पोर्शन को अलग रख दिया, बाकी 3 को कंबाइंडली हम लोगों ने यहां पर दिखा दिया। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा क्या आएगा, अकाउंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि जो बाकी 3 कैटेगरीज जिनको हम लोगों ने एक साथ डिफाइन किया, उन कैटेगरीज को क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट इनकम बोला गया। क्या बोला गया उन्हें, इन्वेस्टमेंट इनकम बोला गया। और इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम पर क्या आएगा बेटा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा और प्रॉफिट आएगा। और वहीं पर कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज की अगर बात की जाए तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज को एक अलग कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले बात होगी फैक्टर इनकम की, और फैक्टर इनकम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, कंपनसेशन आएगा एम्प्लॉइज का, और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। और इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर हमारा क्या आएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा और प्रॉफिट आएगा। ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड होने वाली है। बात की जाए नॉन फैक्टर सर्विसेज की, तो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या आती है, जो फैक्टर सर्विसेज नहीं है।
और नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या आएगा बेटा, तो कहता है इंक्लूड ऑल सर्विसेज अदर देन द फैक्टर सर्विसेज। तो जो फैक्टर सर्विसेज नहीं है, जो इन 4 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन नहीं होगी, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर डिफाइन होगी, हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज की कैटेगरी के अंदर होगी। जैसे कि इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज की बात करता हूं, तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कैसी है, नॉन फैक्टर सर्विसेज है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा हमारे पास आती है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसीट्स when these services are exported and payment when these services are imported। तो अगर जब मैं नॉन फैक्टर सर्विसेज को किसी से ले रहा हूं तो मेरे लिए क्या है बेटा, वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, राइट। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पर। तो क्या बोला जाता है कि जब नॉन फैक्टर सर्विसेज को रिकॉर्ड किया जाता है रिसीट्स के तौर पर, जब वो सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाए। जब नॉन फैक्टर सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको रिसीट के साइड पर शो करते हैं। और जब नॉन फैक्टर सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको कहां पर शो किया जाता है, डेबिट साइड पर शो किया जाता है, फिर एक्सपेंडिचर के तौर पर शो किया जाता है। एंड एज पेमेंट व्हेन दीज एक्सपेंडिचर्स आर व्हेन दीज सर्विसेज आर इंपोर्टेड। तो उसको कैसे दिखाया जाता है, पेमेंट के तौर पर दिखाया जाता है। अगर मैं करंट ट्रांसफर्स की बात करूं तो करंट ट्रांसफर्स भी इसी के अंदर आते हैं। और करंट ट्रांसफर्स का मतलब क्या हुआ, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को भी हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट के अंदर उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पर क्या बोला जाता है, करंट ट्रांसफर रेफर्स टू द ट्रांसफर फॉर फ्री। जब हम किसी चीज को फ्री में ट्रांसफर करते हैं, फ्री में मतलब वन साइडेड पेमेंट है। जैसे मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, है ना, रेमिटेंस कर रहा हूं, तो ये वन साइडेड पेमेंट है। और जब वन साइडेड पेमेंट की बात होगी तो वन साइडेड पेमेंट के अंदर ट्रांजैक्शंस को यूनिलेटरली रिकॉर्ड किया जाएगा। और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर्स बोलते हैं। तो क्या कहता है, दीस आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट एंड रेमिटेंस। इसको कैसे किया जाता है, गिफ्ट के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर, रेमिटेंस के तौर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, जो पर्सन कहां पर सेटल्ड है, अब्रॉड। जो पर्सन बाहर सेटल्ड है उन पर्सन के द्वारा अगर क्या किया जाए, अगर उन पर्सन्स के द्वारा क्या किया जाए, किसी भी तरह की गिफ्ट दी जाती है, ग्रांट दी जाती है, फिर रेमिटेंस दी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स। और करंट ट्रांसफर्स जो होते हैं वो कैसी होती है बेटा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कहां पर, करंट अकाउंट के अंदर। तो करंट अकाउंट के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि करंट अकाउंट के अंदर जनरली अभी तक हम 3 टाइप की चीजों को रिकॉर्ड कर चुके हैं। सबसे पहली बात एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हुई, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हुई, और तीसरा हमारे करंट अकाउंट की बात होती है। और क्या बोला जाता है, कहते हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज एलिमेंट ऑफ द इनविजिबल। यानी कि करंट ट्रांसफर्स जो होंगी या फिर करंट ट्रांसफर जो है, इनको रिकॉर्ड तो किया जाएगा, लेकिन इसको कहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, इनविजिबल के अंदर ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। कहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, इनविजिबल के अंदर ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। अब हम लोगों ने क्या यहां पर समझने की कोशिश करी, तो हम लोगों ने यहां पर यह समझा कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट ट्रांसफर जो है उनको इनविजिबल का पार्ट माना जाता है। सबसे पहली बात हम लोगों ने यह जानी कि करंट ट्रांसफर जो है दे आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द इनविजिबल। तो इसीलिए जो इनविजिबल्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, उन इनविजिबल्स के अंदर क्या क्या आता है, तो इनविजिबल के अंदर हमारी फैक्टर सर्विसेज आती हैं, हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं, और साथ ही साथ में करंट ट्रांसफर जो है उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या बोला जाता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो कि रिलेट करती है इंपोर्ट ऑफ द फैक्टर सर्विसेज को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो रिलेट करती है नॉन फैक्टर सर्विसेज को, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करती है हमारी करंट ट्रांसफर्स को। तो इनविजिबल के अंदर हम 3 चीजों को रिकॉर्ड करने वाले हैं। किस किस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, सबसे पहली बात की जाएगी हमारी फैक्टर सर्विसेज की, नॉन फैक्टर सर्विसेज की, और तीसरी इसके अंदर बात की जाएगी, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है हमारे क्या, करंट ट्रांसफर। तो इनविजिबल की बात होगी तो इनविजिबल के अंदर इन तीनों चीजों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है इनविजिबल अकाउंट के अंदर। तो इसलिए क्या बोला गया कि अगर मैं इनविजिबल की बात करता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो इनविजिबल का मतलब क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस प्लस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द करंट ट्रांसफर्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द फैक्टर सर्विसेज कॉल्ड फैक्टर इनकम, क्या बोला जा सकता है इसको, इनकम बोला जा सकता है, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द नॉन फैक्टर सर्विसेज। राइट, इन तीनों चीजों को कहां पर डाला जाता है, हमारे इनविजिबल्स के अंदर जाना जाता है या फिर इनविजिबल की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। अगर मैं करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं और इसके स्ट्रक्चर की बात करूं आप लोगों के साथ में, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स की बात करता हूं, दूसरा मैं बात करता हूं इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की बात करता हूं, और तीसरी बात करता हूं इनविजिबल की।
किसकी बात करता हूं, इनविजिबल की। और जब एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स होता है तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंपोर्ट की बात करूं तो उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द मर्केंडीज और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द विजिबल्स की बात यहां पर होती है। और इस अकाउंट के अंदर जब ये चीजें रिकॉर्ड होती है तो इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, बीओटी के नाम से भी इसे बोलते हैं। इनविजिबल की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या आता है, राइट, इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल द इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, साथ ही साथ में नॉन फैक्टर सर्विसेज, एग्जांपल शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा। और तीसरा हमारे पास आता है करंट ट्रांसफर, और करंट ट्रांसफर के अंदर गिफ्ट, ग्रांट्स और वर्कर्स रेमिटेंस की बात यहां पर की जाती है। तो ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये ट्रांजेक्शंस यहां पर रिकॉर्ड होती है, राइट। और यहां पर क्या बोला जाता है, एक नोट लिखा गया, नोट में क्या बोला गया, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट। अगर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और डेबिट साइड का मतलब है कि हमारे यहां से पैसे का जाना, और जब हमारे यहां से पैसा जाएगा इसका मतलब वो किस साइन से दिखाया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ दिखाया जाएगा। और अगर मैं रिसीट की बात करता हूं, रिसीट का मतलब है बाहर से पैसे का आना, और बाहर से पैसे के आने को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। और नेट रिसीट इसको रेफर करता है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रिसीट एंड द पेमेंट। और अगर मैं आपसे बोलूं नेट रिसीट कितना है, तो आप बोलेंगे नेट रिसीट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रिसीट एंड द पेमेंट, कि हमारे पास पैसा कितना आया और हमने कितनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पेमेंट करी, उसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं एस्टिमेशन ऑफ द बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा, बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ 4 पैरामीटर्स एज अंडर। 4 पैरामीटर के तहत हम उसको रिकॉर्ड करने की बात करते हैं। अगर मुझे बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है तो करंट अकाउंट के बैलेंस को निकालने के लिए मैं उसको 4 कैटेगरी के अंदर बाइफरकेट कर सकता हूं। सबसे पहले बात की जाती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड बैलेंस या फिर मर्केंडाइज बैलेंस निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से निकलेगा। और इसका मतलब क्या है कि ट्रेड बैलेंस जो है उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा कैसे, ट्रेड डेफिसिट, राइट, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड डेफिसिट बोला जाएगा। कब, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, दिस इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। Then we have trade surplus. Trade surplus का मतलब क्या है, when export is greater than import, this is trade surplus, trade surplus। और दूसरा, जब हमने ट्रेड बैलेंस का अकाउंट निकाल लिया या फिर ट्रेड बैलेंस का अमाउंट निकाल लिया, और ट्रेड बैलेंस के अमाउंट निकालने के बाद मैं निकालूंगा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। और गुड्स और सर्विसेज बैलेंस कैसे निकलेगा, गुड्स और सर्विसेज बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ट्रेड बैलेंस फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेट किया है, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर मुझे बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज और बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं ट्रेड बैलेंस के अंदर इन तीनों चीजों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो मेरा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस जो वो निकल कर आ जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इनविजिबल बैलेंस बोला जाता है। तो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन इनकम, बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर, इनको क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। इनको इंक्लूड करने के साथ साथ मैंने क्या करा, फिर हमारा चौथा निकलेगा क्या बेटा, करंट अकाउंट बैलेंस। और करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकलेगा, करंट अकाउंट बैलेंस निकलेगा हमारा कैसे, जब मैं मर्केंडाइज ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस को ऐड करूंगा इनविजिबल बैलेंस के साथ। तो व्हेन ट्रेड बैलेंस इज इंक्लूडेड इन द इनविजिबल बैलेंस देन इट इज नोन एज करंट अकाउंट। तो उस पूरे के पूरे अकाउंट को मैं क्या बोल सकता हूं, करंट अकाउंट बोल सकता हूं। तो अगर मुझे करंट अकाउंट का टोटल निकालना है तो करंट अकाउंट का टोटल कैसे निकाला जा सकता है, तो आप लोगों ने समझा कि करंट अकाउंट का टोटल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट निकालना बैलेंस ऑफ ट्रेड की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अमाउंट के अंदर यानी कि विजिबल ट्रेड के अंदर मुझे इनविजिबल ट्रेड के अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। उसको ऐड करने के बाद मेरा करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो निकल कर आ जाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट, बहुत चीजों को ध्यान से समझना होगा कि व्हाइल एस्टिमेटिंग ट्रेड बैलेंस वी कंसीडर गुड्स ओनली, हम किसको कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसीडर करते हैं। और जब मैं गुड्स और सर्विसेज बैलेंस की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, गुड्स की बात कर रहा हूं, नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहा हूं। और जब मैं इनविजिबल बैलेंस की बात कर रहा हूं तो इनविजिबल बैलेंस के अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूं, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और हमारी करंट ट्रांसफर्स, तीनों टाइप के ट्रांजैक्शंस की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, राइट। अब एग्जांपल के तौर पर यहां पर इस एग्जांपल के साथ हम इस पूरी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं और मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एक हमारे पास आइटम्स है और दूसरा क्या है, हमारे पास यूएस मिलियन डॉलर यानी कि अमाउंट दे रखी है। बात की जाए एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, इंपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, इनविजिबल की बात की जाती है। नॉन फैक्टर सर्विसेज आपके पास दे रखी है 81,941 की, इनकम आपके पास दे रखी है 28,861 की, ट्रांसफर्स आपको दे रखे हैं 59,946 रुपए के, एक्सपोर्ट आपको 3,37,237 का दिया हुआ है, इंपोर्ट आपको 5,17,519 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मर्केंडाइज बैलेंस या फिर मर्केंडाइज ट्रेड निकालेंगे, और वो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सबसे पहले ट्रेड बैलेंस निकालो, जिसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को कर दो माइनस, और जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करोगे तो देखो हमारा एक्सपोर्ट यहां पर कितना है, 3,37,237 का। अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कितना है, 5,17,519 का, और जब मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये हमारा क्या आएगा बेटा, माइनस 1,80,282, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्या है, दूसरा हम क्या निकालेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकालेंगे। और गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस कैसे निकलता है कि जो अभी आपने ट्रेड बैलेंस निकाला, उस ट्रेड बैलेंस के अंदर मैं क्या करूंगा, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगा। और जब मैं बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज इसके अंदर ऐड करता हूं, तो बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज कितना बेटा, यहां पर 81,941 है। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा जो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस है वो निकल कर आ जाएगा। और वो कितना निकल कर आया, फर्स्ट वाला यानी कि ट्रेड बैलेंस में ऐड कर दिया 81,941, तो मेरा ओवरऑल निकल कर आया माइनस 98,341, है ना। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, इनविजिबल बैलेंस निकालूंगा। और इनविजिबल बैलेंस कैसे निकलता है, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज, एंड थर्ड द बैलेंस ऑन द ट्रांसफर सर्विसेज, राइट, करंट ट्रांसफर्स, इसको इंक्लूड किया जाता है। तो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज कितना था बेटा हमारा, 81,941। इसके अंदर मैंने क्या किया, ऐड किया, किसको ऐड किया मैंने, बैलेंस ऑन इनकम फैक्टर सर्विसेज को इसके अंदर क्या करूंगा बेटा, ऐड करूंगा। और फैक्टर सर्विसेज मुझे यहां पर दे रखी है क्या, फैक्टर सर्विसेज मुझे यहां पर नॉन फैक्टर सर्विसेज दे रखी है, इनकम दे रखी है, ट्रांसफर दे रखी है, नॉन फैक्टर सर्विसेज नहीं दी हुई है ना, तो हम यहां पर नहीं लिखेंगे इसे, राइट। उसके बाद क्या करूंगा बेटा, बैलेंस ऑन ट्रांसफर्स, इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, राइट। तो हमारा टोटल निकल कर आया 1,23,026 मिलियन डॉलर, राइट, ये हमारा निकल कर आता है। उसके बाद क्या करूंगा, करंट अकाउंट बैलेंस निकालना है, कैसे निकालूंगा, ट्रेड बैलेंस जो सबसे पहले निकाला था, उसे ट्रेड बैलेंस के अंदर इनविजिबल बैलेंस को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, इनविजिबल बैलेंस को क्या करूंगा, जोड़ने वाला हूं। और इनविजिबल बैलेंस को जोड़ने के बाद यानी कि माइनस 1,80,282 में 1,23,026 ऐड करूंगा, तो नेट कितना आएगा, माइनस 57,256, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल निकल कर आता है। अब समझने वाली बात क्या है यहां पर, अब समझने वाली बात यह है कि सर ये जो हमारा बैलेंस निकल कर आ रहा है, इस बैलेंस के आगे ये साइन कैसा है, ये माइनस साइन है या फिर प्लस साइन है, किस तरह का साइन है। ये साइन हमें बहुत सारी चीजों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा और हमें मदद करेगा बहुत सारी चीजों को जानने के लिए। तो क्या बोलता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव, राइट। अगर एक्सपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब उसको कैसे दिखाया जाएगा, पॉजिटिव आइटम के तौर पर दिखाया जाएगा, बिकॉज इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो है वो आता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के आने वाला है। और दूसरी तरफ अगर इंपोर्ट की बात करता हूं तो उसको नेगेटिव साइन के साथ दिखाया जाएगा, कैसे, ये नेगेटिव आइटम है या फिर नेगेटिव साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये दिखाता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से चला गया है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी कंट्री से जा चुका है। और तीसरा क्या बोलता है, जो भी रिसीट्स है ट्रांसफर्स के साइड्स पे उसको पॉजिटिव साइड्स पे रिकॉर्ड किया जाता है, और जो भी हमारी पेमेंट्स है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, माइनस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि अगर आप ओवरऑल यहां पर बैलेंस देख रहे हैं तो ओवरऑल बैलेंस यहां पर नेगेटिव शो कर रहा है, और नेगेटिव शो करने का मतलब है कि यहां पर यानी कि इंडिया से ज्यादा पेमेंट जो है वो की गई है आउटसाइड, राइट, ये बात की जाती है यहां पर। अब बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की, किसकी बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट की। और कैपिटल अकाउंट के अंदर जनरली किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और क्या बोला गया, अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करता हूं तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन व्हिच कॉज एन इंपैक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जनरली हम इसके अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि एसेट और लायबिलिटी अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है तो उसको रिकॉर्ड करने का प्रयास यहां पर किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करता हूं, बोरोइंग करता हूं, बाहर से पैसा लेकर आता हूं, है ना, तो क्या होता है बेटा, हमारी एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो लायबिलिटी और एसेट्स ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर आइदर इंक्लूडेड और आर आइदर इरेज्ड और
रिड्यूस्ड, या तो ये बढ़ेगी या तो ये कम होगी, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो बढ़ने वाली है या तो वो कम होने वाली है, दोनों में से एक ही चीज होगी। तो क्या बोलता है, इन अदर वर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड टू द फ्यूचर क्लेम्स, यानी कि कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो कैपिटल अकाउंट की वजह से क्या होगा बेटा, फ्यूचर क्लेम, क्या होगा बेटा, फ्यूचर क्लेम अराइज होगा, राइट, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एसेट के अंदर इंक्रीमेंट या फिर लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि कैपिटल अकाउंट का लेना देना यहां पर कैपिटल एसेट से है, किससे है, कैपिटल एसेट से है, बल्कि इसका लेना देना किस चीज से है बात करेंगे। तो कंफ्यूजन इज समटाइम रेज्ड विद रिगार्ड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स, यानी कि कई बार हम लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स से कोई लेने देने का तो नहीं है। कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो प्लांट है, मशीनरी है, गुड्स है, अगर वो विजिबल है तो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो कहां पर होने वाली है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट के अंदर होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर होगी, ना कि यहां पर होगी। तो यहां पर क्या बोला जाता है, शुड सच ट्रांजैक्शन बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसका आंसर निकल कर आएगा नो। कहता है लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर बात की जाती है तो यहां पर हम कैपिटल गुड्स का बात नहीं करते हैं, या फिर कैपिटल गुड्स से उसका लेना देना कोई भी नहीं है, या फिर मर्केंडाइज और विजिबल ट्रेड के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहां पर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, जिसका कैपिटल अकाउंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बल्कि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होने वाला है, तो याद रखिएगा यहां पर तो क्या बोला जाता है, जो दो बेसिक कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के वो दो हैं। सबसे पहले बात की जाती है बोरोइंग की, बोरोइंग जो है इसके अंदर आता है, बोरोइंग की वजह से क्या होता है, हमारी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं किसी कंट्री से क्या करता हूं बेटा, बोरो करता हूं, तो बोरो करने के साथ ही मेरी क्या होती है, लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट आ जाता है। तो यहां पर क्या आता है बेटा, सबसे पहले बात की जाती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, और दूसरी बात की जाती है एक्सटर्नल असिस्टेंस की। और जब मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात करता हूं तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है, कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब है कि जब मैं किसी से कमर्शियली बाहर से पैसा बोरो कर रहा हूं और उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जब यानी कि मैं कहीं से भी बाहर से पैसा उठाऊंगा तो बाहर से पैसा उठाने के साथ मुझे प्रिंसिपल के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो क्या बोला जाता है, इट इज अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, यानी कि जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, राइट, उस मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जब मैं उस चीज को परचेस करूंगा तो उसकी वजह से मेरे एसेट और लायबिलिटी के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। एसेट तो जनरेट नहीं होगा, लेकिन मेरी लायबिलिटी उसके संदर्भ में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मेरी लायबिलिटी के अंदर बढ़ोतरी आप लोगों को होती हुई नजर आएगी, राइट, क्योंकि मुझे कल को क्या करना है, मुझे प्रिंसिपल के साथ साथ क्या करना है, अपने इंटरेस्ट की भी पेमेंट जो है वहां पर करनी है। एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात की जाए तो क्या बोला जाता है, इट इज अवेलेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करता हूं, और असिस्टेंस का मतलब क्या है, हेल्प, और जब आप किसी को हेल्प देते हो तो आप किसी उसके बदले में आप उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हो, ना ही आप उसके बदले में उससे किसी भी तरह की राइट इंटरेस्ट लेते हो, या फिर लेते भी हो तो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट जो वहां पर लिया जाता है। तो अगर मान लो मेरे को एक्सटर्नल असिस्टेंस बाहर से मिल रही है तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेसिस आर लायबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट नोट इट केयरफुली दैट इट इज रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट आइटम इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। द रीजन इज दिस, ऑल रिसीट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और एक चीज आपको बहुत ज्यादा आसानी से क्लियर है कि जब हम रिसीट की बात करेंगे, यानी कि बेशक हमारी लायबिलिटी यहां पर जनरेट हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लायबिलिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ पैसा भी आ रहा है, और जब भी पैसा आएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पर, ना कि डेबिट साइड पर। सेम संदर्भ में यहां पर भी हम लोग इस ट्रांजैक्शंस को जब हम बात करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करेंगे किसके अंदर, करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कैपिटल अकाउंट के अंदर रिसीट साइड पर दिखाया जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड पर इसको दिखाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। Thus borrowing of the rest of the world or lending to the rest of the world would be recorded as the debit item। सेम सेंस पर अगर मैं कहीं से बोरो कर रहा हूं, राइट, अगर बोरो कर रहा हूं तो उसको क्रेडिट आइटम पे दिखाया जाएगा, और अगर मैं किसी को पे कर रहा हूं तो उसको डेबिट आइटम पे दिखाया जाएगा, डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट। तो दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन्स के अंदर डिफरेंस है, लेकिन रिकॉर्डिंग सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, जनरलाइजेशन सेम है। और जनरलाइजेशन सेम क्यों है, क्योंकि सर हम इसे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मेरी एसेट और लायबिलिटी इसकी वजह से कम हो रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। बात क्लियर है इतनी, चलिए बताइए, क्लियर है। चलिए सर, इसके बाद क्या कहता है,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, FII। और अगर FII की बात करता हूं तो FII के अंदर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या तो शेयर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, या फिर FPI की बात होगी, FDI की बात होगी। FPI के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, और FDI के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होगी। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम शेयर्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शेयर और बॉन्ड की बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं, शेयर और बॉन्ड की बात करते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं राइट FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पर स्टेक की बात होती है, ओनरशिप की बात होती है, मैनेजमेंट स्किल्स की बात होती है, तो उनकी बात वहां पर की जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट वहां पर है तो इन इन्वेस्टमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ना कि करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बेसिकली डिफरेंस क्या है करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर, राइट। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप लोग जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, राइट। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।